हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टैक्स राइडर्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन को डिस्कस करेंगे। ये नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन के सीरीज़ की पहली वीडियो है जिसको मैंने सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी। बेसिकली नॉन रेजिडेंट कौन है? अगर मैं इंडिया से बाहर जाके जॉब करता हूँ तो मेरा स्टेटस भी नॉन रेजिडेंट होगा। लेकिन क्या मुझे कोई टैक्स इंडिया में पे करना है? या अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर परचेज की है और मुझे रेंटल इनकम आ रही है, या मेरे बैंक अकाउंट एनआरओ अकाउंट में कोई इंटरेस्ट इनकम आ रही है, तो मुझे क्या कोई टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है? तो ये सब मैं इस वीडियो में और आने वाली वीडियो में आपसे डिटेल में डिस्कस करूँगा। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। तो आइए चलते हैं अपनी पहली स्लाइड पे। सो गाइज, दिस इज़ द फर्स्ट स्लाइड। एक इंडिविजुअल का हम रेसिडेंट स्टेटस कैसे पता कर पाएंगे? तो लाइक माय एग्जांपल, अगर मैं यूएस जॉब करने के लिए जा रहा हूँ तो उस प्रीवियस ईयर में मेरा इंडिया में स्टे 182 डेज या उससे ज़्यादा का है तो मैं रेसिडेंट इन इंडिया माना जाऊँगा। या अगर मैं उस साल 60 डेज या उससे ज़्यादा इंडिया में रुका हूँ और उससे पहले 4 सालों में 365 डेज इंडिया में रुका हूँ तो भी मेरा स्टेटस रेसिडेंट इन इंडिया माना जाएगा। तो फॉर एग्जांपल, मैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 में 182 डेज इंडिया में रुका था तो मैं रेसिडेंट इन इंडिया हूँ। अगर मैं 60 डेज या उससे ज़्यादा भी इंडिया में रुका था 23-24 में, तो मैं रेसिडेंट हो सकता हूँ अगर उससे पहले 4 साल मैं 365 डेज इंडिया में था, तब भी मेरा स्टेटस रेसिडेंट माना जाएगा। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। पहली एक्सेप्शंस ये है कि अगर कोई इंडियन सिटीजन इंडिया को छोड़ता है और एज ए क्रू मेंबर वो इंडियन शिप पे काम कर रहा है तो 60 डेज सब्सटीट्यूट हो जाएंगे 182 डेज के। और अगर कोई पर्सन लाइक मी इंडिया से बाहर जॉब के लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए गया है, जब भी उसके 60 डेज 182 डेज हो जाएंगे। तो सेकंड कंडीशन को हम इन दोनों केसेस में ऐसे रीड करेंगे कि अगर मैं इंडिया में 182 डेज या उससे ज़्यादा रुका हुआ था और उससे पहले 4 साल में मैं 365 डेज या उससे ज़्यादा था, तो मेरा स्टेटस रेसिडेंट इन इंडिया होगा। इसमें एक नया क्लोज ऐड हुआ है 1 अप्रैल 2020 से कि अगर आप कोई इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैं और आप इंडिया विजिट करने के लिए आए हैं और आपकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा है अदर देन फॉरेन इनकम, और आपका जो पीरियड ऑफ स्टे है इंडिया में वो मोर देन 120 डेज है और उससे पहले 4 साल में आपका स्टे 365 डेज या उससे ज़्यादा है, तो भी आप रेसिडेंट इंडिया कंसीडर होंगे। तो दिस इज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, RNOR। यदि कोई इंडिविजुअल नॉन रेसिडेंट है इन एनी 9 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर, तो वो RNOR कंसिडर होगा। और जो ये 10 प्रीवियस ईयर हैं वो उस रेलिवेंट प्रीवियस ईयर से पहले के 10 प्रीवियस ईयर हैं जिसमें हम उसका रेसिडेंशियल स्टेटस कंसिडर कर रहे हैं। या उस इंडिविजुअल ने इंडिया में 729 डेज या उससे कम स्टे किया है इन 7 ईयर्स, और ये 7 ईयर्स हम कैलकुलेट करेंगे उस प्रीवियस ईयर से पहले जिसमें हम उसका रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इनमें से अगर कोई भी एक कंडीशन क्वालिफाई होती है तो वो पर्सन RNOR कंसिडर होगा। अब RNOR और रेसिडेंट में क्या डिफरेंस है? ये डिफरेंस है टैक्सेबिलिटी का। ये मैं आपको आगे स्लाइड्स में बताऊंगा। केवल इंडिविजुअल और HOF ही RNOR हो सकते हैं और बाकी सभी SEC लाइक कंपनी, फर्म, या तो वो रेसिडेंट होगी या नॉन रेसिडेंट होगी। कोई इंडिविजुअल जो इंडियन ओरिजिन का है या इंडियन सिटीजन है और इंडिया आया है और उसकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा है अदर देन फॉरेन इनकम,
और उसका पीरियड ऑफ स्टे इंडिया में 120 डेज और उससे ज़्यादा का है लेकिन 182 डेज से कम है, तो वो पर्सन RNOR कंसिडर होगा। नाउ वी विल डिस्कस डीम्ड रेसिडेंट अंडर सेक्शन 6(1)(a). कोई इंडिविजुअल जो इंडियन सिटीजन है और उसकी टोटल इनकम अदर देन फॉरेन इनकम 15 लाख से ज़्यादा है, तो हम उसको डीम रेसिडेंट कंसिडर कर सकते हैं यदि वो किसी और कंट्री में टैक्स पे करने के लिए लाइबल नहीं है ड्यू टू हिज रेसिडेंस, देन ही विल बी डीम्ड एज रेसिडेंट इन इंडिया। एक डीम रेसिडेंट हमेशा RNOR ही होगा। So guys, we have discussed the individual resident status. Now we will discuss resident status of HUF, firm and AOP. तो एक HUF फर्म और AOP का रेजिडेंशियल स्टेटस इस बात पे निर्भर करता है कि उसका जो कंट्रोल और मैनेजमेंट है वो कहाँ पर है। अगर इनका कंट्रोल और मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया है तो इनका रेजिडेंशियल स्टेटस नॉन रेजिडेंट होगा। So now we will discuss the residential status of company. So एक कंपनी को हम कब रेसिडेंट बोलेंगे? यदि वो एक इंडियन कंपनी है, यदि उसका इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है, और इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब है कि उसके जो की पर्सन है CEO, CFO या उसका जो डिसीजन मेकिंग है वो इंडिया में है, तो हम उस कंपनी को रेसिडेंट इन इंडिया बोलेंगे। So friends, this is our last slide, taxability on resident, non-resident and resident but not ordinary resident RNOR। तो रेसिडेंस के केस में हमारी जो टैक्सेबिलिटी बनती है वो टोटल इनकम पे बनती है जो उसने इंडिया में या इंडिया के बाहर अर्न की है। सो ये रेसिडेंट की डेफिनेशन बहुत अच्छी तरीके से आपको समझनी होगी क्योंकि इससे आपको टैक्सेबिलिटी इम्पैक्ट करने वाला है। अब हम बात करते हैं नॉन रेसिडेंट की और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट की। तो आपको खुश होने वाली बात यह है कि उनकी सिर्फ इंडियन इनकम ही टैक्सेबल होने वाली है, जो बाहर की इनकम है वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। कुछ ऐसा सिनेरियो बनता है जिसमें दोनों इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी उनकी इनकम टैक्सेबल हो रही है, तो हम लोग DTA का बेनिफिट ले सकते हैं, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का। और ये एग्रीमेंट इंडिया ने काफ़ी सारी कंट्रीज़ के साथ साइन किया है जिससे वो किसी भी SSC को डबल टैक्सेशन से बचा सके। सो फ्रेंड्स, ये मेरी पहली वीडियो है नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन पे और अगली वीडियो में जल्दी लेकर आऊँगा। इस वीडियो को बनाने में मैंने काफ़ी रिसर्च की है, होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। कृपया करके लाइक का बटन प्रेस करें इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियोज़ एंड फॉलो अस ऑन इंस्टा। मैं आपके अच्छे फ्यूचर की कामना करता हूँ। धन्यवाद।